वेलकम बैक फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल क्वेस्ट आईएएस पर। बजट एंड टैक्सेशन में लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, फिस्कल पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं, इसकी चर्चा हम लोगों ने लास्ट क्लास में कर रखी। अब यहां से जो आगे डिस्कस करने वाले हैं हम लोग वो है कंपोनेंट्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी। इसी की चर्चा करेंगे। लास्ट क्लास हमारी वहीं पर एंड हुई थी। जो कंपोनेंट्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी है, यानी कि राजकोषीय नीति के घटक कंपोनेंट्स हैं। अगर इसकी चर्चा हम लोग करेंगे, कंपोनेंट्स में हमने पढ़ा था तीन कंपोनेंट होते हैं। एक होता है पब्लिक रिसीट्स, दूसरा होता है पब्लिक एक्सपेंडिचर और तीसरा होता है पब्लिक डेट। यानी कि सार्वजनिक प्राप्तियां, सार्वजनिक व्यय और सार्वजनिक ऋण, ये तीन कंपोनेंट, ये तीन घटक होते हैं फिस्कल पॉलिसी के। अब ध्यान रखिएगा, ये जो पब्लिक रिसिट होता है ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है आगे चल करके। ये होता है हमारा रेवेन्यू रिसिट और रेवेन्यू सॉरी कैपिटल रिसिट, कैपिटल रिसिट। और जो एक्सपेंडिचर होता है ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक होता है हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और दूसरा होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक। तो रेवेन्यू रिसिट, कैपिटल रिसिट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। जो पब्लिक डेट होता है ये सरकार पर कुल कितना कर्ज है, आंतरिक एवं बाह्य दोनों मिलाकर, ये इसको दर्शाता है, ठीक है। यहां पर अगर हम लोग बात करें पब्लिक रिसिट, पब्लिक एक्सपेंडिचर में रेवेन्यू रिसिट, कैपिटल रिसिट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी पैसा प्राप्त हो रहा है और पैसा खर्च हो रहा है, यही तो हो रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये प्राप्तियां और खर्चे जाते कहां हैं, तो ध्यान रखिएगा ये प्राप्तियां और खर्चे भारत सरकार के तीन प्रमुख खातों में जाते हैं। पहला जो खाता है जिसे हम लोग कहते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, भारत की संचित निधि। ठीक है, सीएफआई भी बोलते हैं। दूसरा जो होता है वो है कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। जो सीआई भी कहा जाता है, यानी आपात निधि। और तीसरा जो होता है वो होता है पब्लिक अकाउंट। ऑफ इंडिया, भारत का सार्वजनिक खाता। ठीक, ये तीन अलग अलग खातों में ये प्राप्तियां और खर्चे जाते हैं। खर्चे इन्हीं खातों से किए जाते हैं और इन्हीं खातों में ये पैसा जमा होता है। ध्यान रखिएगा,
जो आर्टिकल जो कंसोलिडेटेड फंड है, ये आर्टिकल 266(1) से आता है। कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया आर्टिकल 267 से आता है, और पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया ये आर्टिकल 266(2) से आता है। ठीक है, तो ये अलग अलग अनुच्छेद हैं जिनसे ये अकाउंट मिल करके बना है। 267 कंटिजेंसी फंड, कंसोलिडेटेड फंड 266(1) और पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया आर्टिकल 266(2) से। ध्यान रखिएगा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जो भी पैसा निकालेंगे संसद की अनुमति चाहिए। बिना संसद की अनुमति के कंसोलिडेटेड फंड से पैसा नहीं निकलेगा। बाकी 2 और 3 में संसद की अनुमति नहीं चाहिए, संसद की पूर्व अनुमति नहीं चाहिए। ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड से आप पैसा निकालते हैं तो बिना संसद की अनुमति के आप पैसा नहीं निकाल सकते। कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया में पोस्ट फैक्टो अप्रूवल होता है, यानी पैसा निकाल लिया जाता है कंटिजेंसी फंड में, बाद में उसे संसद में रखा जाता है। और पब्लिक अकाउंट में भी संसद की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है पैसा निकालने के लिए। ठीक है, कंटिजेंसी फंड आपात निधि है, जैसा कि आपको पता होगा, जब भी कोई समस्या आती है, कोई प्राकृतिक आपदा आती है, तो ऐसे समय में पैसा यहीं से निकलेगा कंटिजेंसी फंड से, और जितना भी पैसा निकलेगा वो बाद में CFI से इसमें डाल दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया जो होता है ये फिनेंस सेक्रेटरी के अंतर्गत काम करता है। जो कंटिजेंसी फंड है ना, ये इसकी देखरेख कौन करता है? इसकी देखरेख करते हैं फिनेंस सेक्रेटरी। ठीक है, जो कि वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। फिनेंस सेक्रेटरी, वित्त सचिव के अंतर्गत ये रहता है। पब्लिक अकाउंट में सरकार जो प्रोविडेंट फंड वगैरह होते हैं या स्मॉल सेविंग्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कलेक्ट करती है आम पब्लिक से, वो पैसा यहाँ पर आता है। ठीक है, पब्लिक अकाउंट में। ठीक है, क्योंकि ये सरकार का पैसा नहीं है, इन फ्यूचर इसे रिटर्न करना होता है सरकार को, इसलिए एक सेपरेट अकाउंट ही इसके लिए बनाया गया है, पब्लिक अकाउंट। ठीक, तो इन्हीं तीनों खातों में ये पैसा जाता है और इन्हीं तीनों खातों से ये पैसा खर्च भी किया जाता है, जो यहां पर हमने बता रखा है। ठीक है, ये सारा पैसा। ठीक, अब आगे चलते हैं। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। इसे आप लोग देख लीजिएगा एक बार फिर से। मैं इधर रफ कर रहा हूं, इसे मिटा रहा हूं। अब आगे बढ़ते हैं। जो बजट आपने सुन रखा है पहले से, ध्यान रखिएगा, ये जो कंपोनेंट्स है फिस्कल पॉलिसी के, अब क्योंकि आम बोलचाल की भाषा में मैंने कहा फिस्कल पॉलिसी को ही बजट पॉलिसी कहा जाता है। इसी के माध्यम से सरकार आर्थिक घटकों को प्रभावित करने का प्रयास करती है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये मिलकर के बनाते हैं रेवेन्यू बजट। ठीक है, और ये जो कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये मिलकर के बनाते हैं कैपिटल बजट। ठीक है, और ये रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट ही आगे चल करके क्या बन जाता है, इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं? बजट। ठीक है, तो रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज द पार्ट ऑफ रेवेन्यू बजट। कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर इज द पार्ट ऑफ कैपिटल बजट। ये दोनों मिल करके क्या बना देते हैं? हमारा बजट। तो इसी पूरे कंपोनेंट को अगर एक दूसरे तरीके से हम लिखें, जैसा कि इसको लिखा गया है, आप इसे इधर से देखना प्रारंभ करें। बजट जो कि डिवाइड हो जाएगा किस में? रेवेन्यू और कैपिटल में।
रेवेन्यू बजट किस में डिवाइड हो जाएगा? रेवेन्यू रिसिट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। कैपिटल बजट किस में डिवाइड हो जाएगा? कैपिटल रिसिट, कैपिटल एक्सपेंडिचर। समझ में आ रहा है पूरा ये कॉन्सेप्ट? तो ये फिस्कल पॉलिसी के जो कंपोनेंट्स हैं वही क्या बनाते हैं? आपका बजट बनाते हैं। ये बात समझ में आ रही है सबको? ये बात समझ में आ गई आपको? अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, बजट पर सेंट्रिक हो जाते हैं थोड़ा सा, बजट की बात कर लेते हैं। बजट ये शब्द, क्योंकि कुछ ही समय में बजट प्रस्तुत भी किया जाने वाला है। आज जब ये हम लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ये लेक्चर जो है आज 22 तारीख को रिकॉर्ड हो रहा है, 22 जनवरी 2025 को, और आने वाले कुछ समय में बजट प्रस्तुत किया जाना है। तो भी क्योंकि बजट प्रस्तुत किया जाना है तो इसे समझ लेना काफी जरूरी है। तो जब हम बजट की बात कर रहे हैं तो जैसा कि इससे पहले मैंने आपको दिखाया था, उस क्लासिफिकेशन पर आने से पहले दो तीन महत्वपूर्ण बातें बजट के बारे में हम जान लेते हैं। देखिए, बजट जो होता है ये सरकार के आगामी वर्ष के, जो आने वाला वर्ष है, उसमें सरकार को कहां कहां से पैसा मिलेगा और उस पैसे को सरकार कहां कहां खर्च करेगी, इसी का एक अनुमानित विवरण प्रस्तुत किया जाता है। उसी दस्तावेज को हम बजट नाम देते हैं। ठीक है? तो बजट ये फ्रेंच वर्ड बोगेटी से निकला है, ठीक है, जिसका अर्थ है लेदर बैग, या इसे हम लोग चमड़े का थैला भी कहते हैं। ठीक है? फ्रेंच वर्ड बोगेटी से निकला है, इसका अर्थ क्या है? चमड़े का थैला। ध्यान रखिएगा, ये जो बजट है ये भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 से प्रस्तुत किया जाता है। आर्टिकल 112 में बजट के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है वो है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसी को हम लोग आम बोलचाल की भाषा में क्या नाम देते हैं? बजट नाम देते हैं। तो ध्यान रखिएगा, संविधान में इस शब्द का जिक्र कहीं नहीं। संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में इसका वर्णन नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में बजट वर्ड नहीं लिखा। कॉन्स्टिट्यूशन में जिस वर्ड का यूज किया गया है वो ये है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिक वित्तीय विवरण। इसमें सरकार क्या काम करती है? इसमें सरकार, जैसा कि मैंने बताया, अपने आगामी वर्ष के, आने वाले वर्ष के अनुमानित आय एवं व्यय का ब्यौरा दर्शाती है। ठीक है? तो एक कॉलम होता है जिसमें सरकार बताती है रुपया आता है, रूपी कम्स फ्रॉम, और आपने देखा होगा कुछ ऐसा डायग्राम बना होता है, इसमें डिफरेंट सेक्टर बने होते हैं, कहाँ कहाँ से पैसा आएगा। ठीक है? जैसे सरकार को करों से पैसा प्राप्त होगा, ठीक है, सरकार को उपहार मिलेंगे, ठीक है, सरकार को लाभ होगा, ठीक है,
तो लाभ प्राप्त होगा, सरकार उधार लेगी, बोरो करेगी, ये सब दिखाया जाएगा। और फिर रुपया जाता है, रुपी गोज टू, रुपया जाता है। अब रुपया कहां कहां जाता है वो सब भी दिखाया जाएगा। रक्षा यानी कि डिफेंस, शिक्षा, ठीक है, एजुकेशन, इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, आधारभूत संरचना जिसे आप लोग कहते हैं, ठीक है, इसके अलावा स्वास्थ्य, ठीक है, तमाम बहुत सारी मदें हैं जिसमें सरकार पैसा खर्च करती है। तो सरकार को पैसा मिलता है और सरकार पैसा खर्च करती है। आगामी वर्ष के एक वर्ष में, जो आने वाला वर्ष है, उस वर्ष में सरकार को कहां कहां से पैसा मिलेगा और उस पैसे को सरकार कहां कहां खर्च करेगी, इसका जो ब्यौरा है, अनुमानित ब्यौरा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बजट बोलते हैं, है ना। तो बजट मीन्स एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट which shows estimated income and expenditure of the government of the coming year. बजट एक वार्षिक वित्तीय विवरण है जिसमें सरकार अपने आगामी वर्ष के अनुमानित आय एवं व्यय को दर्शाती है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? यहां तक चीजें क्लियर हो गई। अब इसे हम लोग रफ कर लेते हैं और बताते हैं आपको कि बजट में कौन कौन से आंकड़े होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, बजट में 3 वर्ष के आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं। पूछा हुआ प्रश्न है कि बजट में सरकार कौन कौन से आंकड़े देती है, ठीक है। तो बजट में सरकार जो है 3 वर्ष के आंकड़े प्रस्तुत करती है। वो 3 वर्ष के आंकड़े कौन कौन से होते हैं? डेटा इन द बजट, बजट में आंकड़े, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, बजट में 3 वर्ष के, मुख्यतः 3 वर्ष के आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं। एक वो बजट, वो आंकड़ा, डेटा वो दिया जाता है जिस वर्ष, जिस वित्तीय वर्ष में बजट प्रस्तुत किया जा रहा है। जैसे बजट 1 फरवरी को आएगा, 1 फेब 2025। अब सभी लोग जानते हैं कि 1 फेब 2025 जो है वो है फाइनेंशियल ईयर 2024-25। अगर हम 1 फेब 2025 की बात करें तो ये कौन सा फाइनेंशियल ईयर है? ये फाइनेंशियल ईयर है 24-25, ठीक है। तो एक तो वो डेटा होगा जिस वर्ष, जिस वित्तीय वर्ष में बजट प्रस्तुत किया जा रहा है, जिस वित्तीय वर्ष में बजट प्रस्तुत किया जा रहा है। इसके प्रोविजनल डेटा होता है, ठीक है। प्रोविजनल डेटा मतलब ऐसा डेटा जिसमें बदलाव संभव। प्रोविजनल एस्टिमेट, बजट पीई बोलते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए ये बजट, ये जो फाइनेंशियल ईयर है वो है फाइनेंशियल ईयर
2024-25 के आंकड़े होंगे। दूसरा बजट एस्टिमेट होगा जिसे बीई से दर्शाया जाएगा, जो कि बजट होगा 25-26। ठीक है, कौन सा बजट होगा वो जो 1 फरवरी को आएगा, वो आगामी वर्ष का है ना, वो 1 अप्रैल से लागू होगा। तो इसके 1 साल बाद कौन सा फाइनेंशियल ईयर होगा, 2025-26। इसी को बोलते हैं बजट एस्टिमेट, और बजट का नाम भी यही दिया जाएगा। तो इस वर्ष का जो बजट होगा, इस वर्ष का जो बजट होगा, उस बजट को क्या नाम दिया जाएगा, बजट 2025-26, ये बजट होगा। ठीक है, बजट का नाम ये दिया जाएगा। इस वर्ष ये जो डेटा फाइनेंशियल ईयर 24-25 का डेटा है, ये है इससे 1 वर्ष आगे का डेटा, और इससे 1 वर्ष पीछे का डेटा जिसे एक्चुअल कहा जाता है। ठीक है, वास्तविक आंकड़े। तो वो कौन सा फाइनेंशियल ईयर होगा, फाइनेंशियल ईयर 24-25 से पहले 2023-24, इसका डेटा। तो जिस वर्ष बजट प्रस्तुत किया जा रहा है उस वर्ष का डेटा, ये जिस वर्ष बजट प्रस्तुत किया जा रहा है इस वर्ष डेट कौन सा है, अभी डेट क्या है, डेट है 1 फेब 2025, जो कि फाइनेंशियल ईयर है 2024-25। ठीक है, इस फाइनेंशियल ईयर का डेटा, इससे 1 साल पहले का डेटा, और इसके 1 साल बाद का डेटा। तो ये 3 इयर्स के जो आंकड़े हैं, डेटा है, वो बजट में दिए जाते हैं। ठीक है, ये बात सबको ध्यान रहेगी। तो कभी पूछेगा कि कौन कौन सा डेटा होता है बजट में, तो आप सभी को पता होना चाहिए वो डेटा जो जिस वर्ष जिस फाइनेंशियल ईयर में बजट को प्रस्तुत किया जा रहा है उसका डेटा। अच्छा, ये प्रोविजनल डेटा इसलिए है क्योंकि अभी इसमें बदलाव संभव है। ठीक है, बदलाव संभव इसलिए है क्योंकि अभी 1 फरवरी को ही बजट आ जा रहा है, और जो इससे पहले का जो बजट रहा होगा 24-25 वाला, वो तो 31 मार्च तक वैलिड है। तो 31 मार्च तक खर्चे होंगे अभी। ठीक है, तो क्या होगा क्या नहीं होगा वो बदला जाएगा। तो ये डेटा है, इससे 1 वर्ष पहले के वास्तविक आंकड़े आ चुके हैं हमारे पास। ठीक है, और बजट एस्टिमेट जो आने वाले समय का खर्चा, तो 3 वर्ष के आंकड़े जो है बजट में प्रस्तुत किए जाते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई सबको। अब यहां से अगर आगे आप चलेंगे तो एक बड़ा बदलाव किया गया है बजट में 2017-18 में, जो कि आपको पता होना चाहिए। जो बजट 2017-18 का जो बजट था, इसमें कुछ बदलाव हुए थे, चेंजेस हुए थे। ठीक है, वो चेंजेस क्या थे, वो बदलाव क्या थे, उन बदलावों की चर्चा हम लोग करेंगे। ठीक है, तो पहला जो बड़ा बदलाव था वो ये था, बजट इज एडवांस्ड बाय 1 मंथ। बजट को 1 माह पूर्व प्रस्तुत किया गया। बजट को 1 माह पूर्व प्रस्तुत किया गया। ठीक, पहले ये बजट कब आता था, पहले ये बजट आता था 28 फेब को, यानी कि लास्ट वर्किंग डे ऑफ फेब।
फरवरी का अंतिम कार्यकारी दिवस, लास्ट वर्किंग डे का मतलब क्या हुआ? अगर लास्ट वर्किंग डे 28 को अगर हॉलीडे हो जाएगा तो 27 को आ जाएगा लास्ट वर्किंग डे, जिसे कि कब कर दिया गया? 1 फेब। ध्यान रखिएगा 1 फेब भी वर्किंग डे, कार्यकारी दिवस ही है, ठीक है। ऐसा नहीं है 1 फेब को अगर छुट्टी हो जाएगा तो 2 फेब को आएगा, तो 1 माह पहले किया, ठीक है। सेकंड जो यूनियन बजट है और रेलवे बजट को आपस में मर्ज कर दिया। रेलवे बजट को मर्ज कर दिया गया किसमें? यूनियन बजट में। रेल बजट का आम बजट में विलय। अच्छा, अगर पूछेगा कि रेल बजट को आम बजट से अलग कब किया गया था, तो ध्यान रखिएगा 1924 में एकवर्थ कमेटी की सिफारिश पर, एकवर्थ समिति 1924, एकवर्थ कमेटी के रिकमेंडेशंस पर रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया था। और 1718 में विवेक देबरॉय समिति, विवेक देबरॉय समिति की सिफारिश पर, ठीक है, विवेक देबरॉय कमेटी की रिकमेंडेशंस पर रेल बजट का आम बजट में विलय भी कर दिया गया, ठीक है। तीसरा, जो प्लान्ड एक्सपेंडिचर एंड नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर, ये जो क्लासिफिकेशन था बजट में, नियोजित व्यय और गैर नियोजित व्यय, प्लान्ड एक्सपेंडिचर एंड नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर। बजट का जो एक्सपेंडिचर वाला सेगमेंट था वो प्लान्ड एंड नॉन प्लान्ड था। प्लान्ड एक्सपेंडिचर उसे कहा जाता था जिसकी रिकमेंडेशन प्लानिंग कमीशन करता था। नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर वो होते थे जिनकी रिकमेंडेशन प्लानिंग कमीशन नहीं करता था। अब क्योंकि आपको पता होगा 2017 से प्लानिंग कमीशन के रिकमेंडेशन समाप्त हो गए और 2015 में खुद प्लानिंग कमीशन समाप्त हो गया, ठीक है। तो क्योंकि प्लानिंग कमीशन नहीं रहा तो ये जो क्लासिफिकेशन था ये भी क्या हो चुका है? पूरी तरह से समाप्त हो चुका है, प्लान्ड एक्सपेंडिचर एंड नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो 2017-18 का जो बजट था उसमें ये मेजर चेंजेस किए गए, ठीक है। ये 3 बड़े बदलाव किए गए हैं जिसे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सेशन को एंड करेंगे और नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो बजट का ये जो डिस्कशन है वो यहीं से आगे जारी रहेगा। ये तीनों बदलाव काफी महत्वपूर्ण है जिसे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो आगे की चर्चा करेंगे। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड टाइम।